गुड मॉर्निंग बच्चों। लैंग्वेज में लेसन 14 क्रिया। क्रिया मीन्स वर्ब। हम लोग क्रिया को पढ़ चुके हैं कक्षा में। इस पे अभ्यास कार्य प्रश्नोत्तर का कार्य भी कर चुके हैं। आज आपको बच्चों इसको हम आपको वीडियो के माध्यम से भेज रहे हैं। देखिए, इसमें पेज नंबर 144 पर ये पिक्चर्स दी हुई हैं जिनको कि हमें पढ़ना है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आप इनमें देख रहे हो जैसे अन्ना डोसा खा चुके हैं। यहाँ पर देखिए जो लाल रंग से लिखे हुए हैं, खा चुके हैं, पढ़ा रही हैं, सो रहा है, खाया, दे देंगी, बनवाते हैं। ये शब्द बच्चों क्या है? क्रिया। क्रिया का मतलब होता है कार्य। जो कार्य हो रहा है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। अब आप देखें कि शब्दों से किसी भी कार्य के होने या किए जाने का पता चलता है। उन शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया। इनकी परिभाषा के रूप में आपके सामने देखिए इंडेक्स में लिखा हुआ है यहाँ पर वाक्य। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्रिया की परिभाषा लिखो, या आप ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। तो आपको यहाँ से लेकर क्रिया कहते हैं तक आंसर लिखना है और ऊपर से 2 उदाहरण उसमें लिख दीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके पास है बच्चों नीचे देखिए धातु। धातु देखिए, किसी भी क्रिया का मुख्य अंश या मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि कुर्सी और मेज का मूल क्या है? लकड़ी। अर्थात कुर्सी और मेज किससे बनते हैं बच्चों? लकड़ी से। और ये लकड़ी का मूल क्या है? वृक्ष। लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है हमें? वृक्ष से। ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों आभूषण का मूल होता है बच्चों सोना, चांदी, पीतल, है ना। क्योंकि आभूषण किससे बनते हैं बच्चों? धातुओं को संवार कर, उनको गर्म करके, उनको प्रयोग में ला करके उनको वस्तुओं में ढाला जाता है। इसी प्रकार बच्चों शब्दों के साथ भी होता है कि क्रिया का मूल रूप विखंडित होकर अनेक रूपों में हमारे सामने आता है। जैसे जाएगा, जाता है, गया, जा चुके, जाना चाहिए, जाओ, जाइएगा। ये सब शब्दों से हमें क्या पता लग रहा है बेटा? इसमें जा शब्द जो है हमारे पास सामान्य रूप से विद्वान है। अर्थात इस प्रकार लिख, पढ़, कर, देख, सो, बन, ले, दे, ये क्या है? मुख्य धातुएं हैं। इनको जब हम मुख्य क्रिया कहते हैं और इन धातुओं के अलावा जो कुछ बचता है उसे हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। जो सो, सुन, बोल, मुख्य क्रिया। सो चुके, सुन रहे, बोल सकते हैं, ये क्या है? सहायक क्रिया है। इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, धातु किसे कहते हैं। आंसर में आपके पास क्वेश्चन है, क्या पूछा आपसे? धातु किसे कहते हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि धातु किसे कहते हैं? क्रिया का जो मुख्य अंश होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? मूल रूप से धातु कहलाता है। तो आप यहाँ से इसको लिखेंगे आंसर में और उसके पश्चात यहाँ पर आप आएंगे। इसको यहाँ तक लिखने के बाद इसको मूल रूप इसका आप यहाँ बता देंगे। जाएगा, जाता है, गया, जा चुके, ये उदाहरण देंगे और साथ में ये लिखेंगे कि इस प्रकार लिख, पढ़, देख, सो, बन, ये मुख्य धातुएं हैं। ठीक है। ये लाइन यहाँ से आपको यहाँ तक लिखनी है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं बच्चों क्रिया के भेद पर। अब देखिए, क्रिया का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। आपका क्वेश्चन यही है कि क्रिया का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तब आप आंसर यहाँ से लिखना कि क्रिया का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया का भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं बच्चों, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ये आप अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हो कि क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आज आपकी बड़ी क्लास हो गई है तो इसलिए यहाँ पर आपका थोड़ा सा विस्तार हुआ है। आपको बताया गया है कि क्रिया के वर्गीकरण 2 आधार पर किए जाते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर।
तो सबसे पहले आपने देखा कि कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया आपको पढ़नी है। तो अब आप देखेंगे कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे छात्र भाग रहे हैं, विशाल सो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि अकर्मक क्रिया के भी दो भेद आपको बताए गए हैं कि पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अर्थात जो अपने आप में पूर्ण हो, अर्थात पूरी हो, ठीक है। जैसे रमा जी कुर्सी पर बैठी हैं। अपूर्ण देखिए, जिन अकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता प्रधान न होकर किसी अन्य पूरक कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्ची बीमार है, वह पढ़ाकू लगी। अब आप देखेंगे कि बीमार, पढ़ाकू, ईमानदार, ये सब क्या है, पूरक शब्दों का प्रयोग ना किया गया होता तो वाक्य अपूर्ण होते। अब देखिए आपके पास है सेकंड पार्ट इसका, सकर्मक क्रिया। जिन क्रिया शब्दों के आधार पर फल अर्थात कार्य कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। अकर्मक में आपने क्या पढ़ा था कि कर्ता पर पड़ता है, और इसमें क्या होता है बच्चों, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रियाएं बच्चों कर्म की अपेक्षा रखती हैं, अर्थात प्रत्यक्ष जो दिखाई दे या अप्रत्यक्ष जो दिखाई न दे। तो कर्म दोनों ही में होना चाहिए, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो प्रत्यक्ष, मतलब जो आपको दिखे, और जो नहीं दिख रहा है वो अप्रत्यक्ष, ठीक है। जैसे आपके पास देखिए उदाहरण है कि राम ने रावण को मारा, ठीक है। यहां पर गोचर कर्म क्या है, रावण। इसी प्रकार से आपको और उदाहरण इसमें दिए गए हैं, ठीक है। अब नीचे आइए, सकर्मक क्रिया के भी देखिए दो भेद हैं, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। पूर्ण सकर्मक में जैसे आपने देखा कि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो, जहां पर कर्म स्पष्ट हो वहां पर पूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। जैसे समीर पत्र लिखता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, पत्र, ठीक है, क्लियर है एकदम कर्म। तो इसमें देखिए पूर्ण सकर्मक है। जैसे पत्र, साइकिल, टेनिस, गीत, ये कर्म को स्पष्ट आ रहे हैं इसमें। अब आपके पास देखिए पूर्ण सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। जिसमें एक कर्म होता है वो एक कर्मक, और जिसमें दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक, ठीक है। अब आपके पास है, अभी आपने कौन से पढ़ा, पूर्ण सकर्मक। पूर्ण सकर्मक में दो आपने देखे, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। इसके पश्चात इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। कुछ वाक्य बच्चों ऐसे देखने में आते हैं जहां पर कर्म के रहते हुए भी अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता है, अर्थात जो कर्म होता है वो उसका अर्थ स्पष्ट नहीं रहता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहा जाता है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए आपको कुछ युक्त बताया गया है कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपके वाक्य में अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक और सकर्मक को पहचान बहुत सरल है बच्चों। वाक्य में जो क्रिया होती है उसके साथ क्या प्रश्न करने पर उत्तर अगर संज्ञा प्राप्त हो तो वह संज्ञा उस क्रिया का कर्म होगी। जैसे हम यह पढ़ आए हैं कि जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा होती है वह सकर्मक होती है, अतः क्या प्रश्न करने पर यदि उत्तर प्राप्त होता है तो वह सकर्मक होगा, और क्या प्रश्न करने पर अगर उत्तर नहीं मिलता तो वो अकर्मक होगी, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर, इसमें आपको लास्ट में ये भी बताया गया है कि ध्यान दें कि अकर्मक क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करें और कौन लगाकर नहीं। कभी कभी वाक्यों में कर्म के होने का आभास होता है तो वह कर्म नहीं होता, वहाँ क्या लगा कर प्रश्न करें। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो क्या जा रहा हूँ, यह प्रश्न तर्कसंगत नहीं लगता, अतः यह क्रिया अकर्मक ही होगी। अब आइए देखिए नीचे आपके पास इंडेक्स बना हुआ है, अकर्मक से सकर्मक क्रिया बनाना, मुड़ना, मोड़ना, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको पढ़ेंगे, जुड़ना, जोड़ना, लेटना, लिटाना, टूटना, तोड़ना। इस प्रकार से देखिए और भी शब्द आपके पास सामने हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे। अब आपने देख लिया अभी तक
कर्म के आधार पर आपने क्रिया के भेद देखे। अब दूसरा पार्ट इसका है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के भेद निम्नलिखित हैं। पहला देख लीजिए, मुख्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। आपके पास क्वेश्चन है बच्चों कि रचना के आधार पर क्रिया के भेदों को लिखो। तो आपको यहाँ पे रचना के आधार पर क्रिया के भेद निम्नलिखित हैं और पांचों के नाम आप अपने आंसर में लिखोगे। ठीक है। अब देखिए, मुख्य क्रिया। वाक्य में बच्चों मात्र एक क्रिया का प्रयोग हो तो वह एक ही क्रिया के अर्थ पर स्पष्ट हो जाए तो उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे गए, आप लिखें। संयुक्त क्रिया में देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं होती हैं। जैसे वे चले गए, चले और गए, देखिए यहाँ पर दो क्रियाएं हैं। ठीक है। बच्चे पढ़ने लगे, पढ़ने लगे। क्लियर। अब आइए, आपके पास है रंजक क्रियाएं। ठीक है। जो क्रिया अपने अर्थ को छोड़कर पहली क्रिया के अर्थ में वृद्धि करती है उसे रंजक क्रिया कहते हैं। इसका अर्थ होता है बच्चों कि रंग भरना, अर्थात पहली क्रिया में ही रंग भर देना। इस प्रकार से इसको उदाहरण के तौर पर आप पढ़ोगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब आपके पास है तीसरा भेद इसका, नाम धातु क्रियाएं। मूल धातुओं से अलग शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। नाम का अर्थ होता है बच्चों संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण। जब इनका प्रयोग हम धातु की तरह करते हैं तो यह नाम धातु कहलाती है। संज्ञा पदों से नाम धातु क्रियाएं सरम, शर्माना, चमक, चमकाना, धिक्कार, धिक्कारना, रंग, रंगना। सर्वनाम पदों से नाम धातु क्रियाएं अपना, अपनाना। विशेषण पदों से नाम धातु क्रियाएं साठ, सठियाना, चिकना, चिकनाना, नरम, नरमाना। अब देखिए अवयव पदों की नाम धातु क्रियाएं हिन, 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 हिनाना। फिर देखिए आपके पास चौथा है भेद प्रेरणार्थक क्रिया। दादाजी अनु से पानी मंगवाते हैं। तो ये आपके पास उदाहरण के तौर पर क्रियाएं हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए, प्रेरणा का अर्थ होता है बच्चों प्रेरित करना। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, इसके कितने रूप हैं। इसमें आप लिखोगे यहाँ से बच्चों कि प्रेरणा का अर्थ है प्रेरित करना। जिन वाक्यों में कर्ता स्वयं ना करके किसी अन्य को कार्य करने को प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया में प्रायः दो कर्ता देखने में आते हैं, प्रथम कर्ता और द्वितीय कर्ता। इसलिए देखिए बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप मिलते हैं कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जब वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य करने के लिए उपस्थित रहता है और स्वयं प्रेरणा देता है तब उसे प्रधान कर्ता या प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न कर सके और किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा दे तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आपने देखा रचना के आधार पर आपके पास 5 भेद थे। आपने पांचों को डिटेल में पढ़ा है, समझा है और इनके आपने 5 क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं। क्रिया की परिभाषा लिखो उदाहरण सहित। धातु किसे कहते हैं, क्रिया का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, रचना के आधार पर क्रिया के भेदों को लिखो, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, उसके कितने रूप हैं। इस प्रकार से आपके सामने देखिए एक चार्ट पूरा बना हुआ है, क्रिया और प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। आप इन्हें इस तरह से पढ़ेंगे कि पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से शब्दों का प्रयोग कहाँ पे करना है, या कहीं पर ये शब्द हैं तो आप उनको तुरंत पहचान लेंगे कि वो प्रथम प्रेरणार्थक हैं कि द्वितीय प्रेरणार्थक हैं। लास्ट है बच्चों पूर्वकालिक क्रिया।
मुख्य क्रिया से पूर्व जो प्रयोग में आने वाली क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें आप ध्यान देंगे कि इसमें हमेशा क्या होता है बच्चों, कर के साथ प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे देखिए, वे पढ़ाकर चले गए, तो देखिए कर, खेल कर, नहा कर, खा कर, तो यहाँ पर देखिए क्या लगा है बच्चों, कर लगी है क्रिया में, तो इसलिए ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पूर्वकालिक क्रिया है। अब आपके पास है बच्चों अभ्यास कार्य। देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर देखिए, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, सामान्य क्रिया। यहाँ क्या फिल करोगे, सामान्य क्रिया। सेकंड है, जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। जब क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयोग में आती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब देखिए, आपके पास सेकंड एक्सरसाइज है जो कि आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है, इसको कॉपी पे नहीं करना है, ठीक है। और फिर आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पर। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया छांटकर उसका भेद अकर्मक और सकर्मक में लिखिए, ठीक है। आपको बताना है इसमें से कि पहले तो क्रिया कौन सी है और वो सकर्मक है या अकर्मक। मैं आपको यहाँ पर 2-3 बता दे रही हूँ क्योंकि मैंने कक्षा में आपको पूरी एक्सरसाइज करवाई है। श्रेया गुप्ता रो रही है, तो जैसे रो रही है क्रिया है, तो ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। मृदुल ने ठंडा खाना खाया, खाना खाया, सकर्मक क्रिया। विकसित स्कूल में पढ़ता है, पढ़ता है, अकर्मक क्रिया। सुमन गहरी नींद सो रही है, अकर्मक। इसी प्रकार देखिए एक्सरसाइज नंबर 4, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। तुम भी क्या प्रसंग ले बैठे, संयुक्त क्रिया बतानी है आपको, तो इसमें ले बैठे। माँ नौकरानी से दूध पिलवाती है, प्रेरणार्थक बताना है बच्चों, तो पिलवाती है। मैंने पत्र लिखा, इसमें आपको प्रेरणार्थक में बदलना है, लिखा, तो क्या हो जाएगा, लिखवाना। बच्चा सो रहा है, माता शब्द लगाकर प्रेरणार्थक वाक्य में बदलिए। माता बच्चे को सुलाती है। वह काम करता है, नौकर शब्द लगाकर प्रेरणार्थक वाक्य में बदलिए। मालिक नौकर से काम करवाता है। अब देखिए, इसमें अध्यापक शब्द लगाना है, तो अध्यापक छात्र को पढ़ाते हैं। यहाँ पर मालिक शब्द लगा के प्रेरणार्थक बनाना है। मालिक के पौधों को माली सींचता है। बच्चा रोता है, अकर्मक क्रिया है बच्चों। अब इसके बाद आपके पास है कुछ एक्सरसाइज नंबर 5। यहाँ पर केवल आपको क्या करना है, नाम धातु जो क्रियाएं हैं उनके नीचे अंडरलाइन करना है। जैसे गरमाना, दूसरा है ललचाना, तीसरा है बतियाते, चौथा है सठिया, पांचवा है दोहराना। अब आपके पास है एक्सरसाइज नंबर 6। यहाँ पर देखिए आपको द्वितीय प्रेरणार्थक या प्रथम बताना है। तो डॉक्टर ने रोगी को लिटाकर देखना शुरू किया। अब आपको बताना है यहाँ पर कि ये शब्द जो है ये रेखांकित वाला द्वितीय है कि प्रथम, तो ये बच्चों है द्वितीय। चक्कर आने के बाद पानी पिलाना चाहिए, बिस्तर पर लिटाना चाहिए, ये है बच्चों प्रथम। कल सभी छात्रों को कविता याद कर सुनानी है, प्रथम। मेरा उद्देश्य हिंदी को रोचक बनाना है और सिखाना है, प्रथम। हंसवाने का काम जोकरों से करवाया जाता है और लड़वाने का पहलवानों से, द्वितीय। तो आपके पास अब देखिए क्लियर हो गया। लिटवा कर, पिलाना, लिटाना, सुनानी, यहाँ पर बनाना, सिखाना, करवाया, लड़वाने। तो आपको अभी पता चल गया कि किन शब्दों के लिए द्वितीय का प्रयोग किया गया, किन शब्दों के लिए प्रथम का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज का वर्क कंप्लीट होता है। आपको एक्सरसाइज नंबर 1 से आपको 1 to 4 करना है कॉपी पर। सेकंड आपको नहीं करनी है। थर्ड से भी 1 to 4 करना है।
4 से भी आपको 1 to 4 करना है, 5 में 1 to 4 करना है, 6 में भी 1 to 4 करना है। इस प्रकार से आपका अभ्यास कार्य का बच्चों काम कंप्लीट होता है, आपका ये लेसन कंप्लीट होता है बच्चों। ये इतना काम आप अपनी कॉपी पर करोगे। धन्यवाद।